क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य अथवा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इस पार्ट में परिवार नियोजन और उसकी विधियों को समझाएंगे। यानी परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिभाषा बताएंगे और इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं चित्र सहित आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले परिवार नियोजन की परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए, मानव जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने के लिए, पॉइंट बी नोटेड, मानव जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने के लिए परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर कम व नियंत्रित करना परिवार नियोजन कहलाता है या फैमिली प्लानिंग कहलाती है। यानी मानव की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसको कम करना ही परिवार नियोजन कहलाता है या फैमिली प्लानिंग कहलाती है। अब परिवार नियोजन की विधियां कही गई हैं और विधियां ही परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो परिवार नियोजन की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक तो अस्थायी विधियां, अस्थायी विधियां, और दूसरा हो जाएगा स्थायी विधियां, स्थायी विधियां। तो परिवार नियोजन की मुख्य रूप से दो विधियां हैं, अस्थायी विधियां और स्थायी विधियां। अब देखिए, जो अस्थायी विधियां हैं इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं, यानी दो विधियां मुख्य रूप से आती हैं। एक तो प्राकृतिक विधियां, यानी प्राकृतिक विधियों के द्वारा गर्भ निरोध, और दूसरा बाधा विधियां, बाधा विधियां। तो अस्थायी विधियां मुख्य रूप से दो होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्राकृतिक विधियां और दूसरा बाधा विधियां। यानी प्राकृतिक विधियों के द्वारा गर्भ निरोध और बाधा विधियों के द्वारा गर्भ निरोध। अब आपको बता दें कि जो प्राकृतिक विधियां हैं इसमें वास्तव में होता क्या है कि जब प्राकृतिक रूप से, नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने नहीं दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाता है, उसे ही प्राकृतिक विधियां कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो इसके अंतर्गत पहली आएगी आवर्ती विधि, जिसे रिदम विधि भी कहा जाता है। रिदम विधि, चाहे आवर्ती विधि कहो चाहे रिदम विधि कहो, एक ही बात है। तो इसमें वास्तव में होता क्या है आपको बता दें। हम सभी लोग जानते हैं कि जो अंडा होता है वो अंडा केवल 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य रहता है। जो अंडा है वो केवल 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रहता है। अब अंडोत्सर्ग जिस दिन होता है, अंडोत्सर्ग जिस दिन होता है 14वें दिन होता है, तो अंडोत्सर्ग के दिन से 3 दिन पहले व 3 दिन बाद में मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए या संभोग नहीं करना चाहिए। आवर्ती विधि में क्या है या रिदम विधि में क्या होता है कि जो अंडा होता है, अंडा केवल 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य रहता है। इसीलिए कहा गया कि अंडोत्सर्ग के संभावी दिन 14वें दिन लगभग में, संभावित दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संभोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि स्त्री के आर्तव चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच संभोग नहीं करना चाहिए। 10वें से 17वें दिन के बीच संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे असुरक्षित काल माना गया है। असुरक्षित काल ये होता है, तो इसमें नहीं करना चाहिए। अतः जब निषेचन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा और संतान जन्म नहीं होगा। इस तरह से परिवार नियोजन हो जाएगा। तो ये पहली विधि हुई प्राकृतिक विधियों में आवर्ती विधि। और इसके बाद दूसरा है स्तनपान विधि। स्तनपान विधि। अब देखिए, स्तनपान विधि में क्या होता है कि जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव के बाद जो माँ होती है शिशु को दूध पिलाती है। प्रसव के बाद में माँ शिशु को दूध पिलाती है और यह लगभग 4 से 6 माह का
समय होता है 4, यानी जब तक स्तनपान कराती है तब तक ना तो अंडोत्सर्ग होगा ना ही आर्तव चक्र आएगा, यानी ओवल्यूशन भी नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगी। इस दौरान यदि मैथुन क्रिया की जाती है तो संतान जन्म नहीं होता है। इस तरह से परिवार नियोजन हो जाता है, तो स्तनपान विधि हो जाएगी। फिर तीसरा हो जाएगा मैथुन भंग। मैथुन भंग विधि, तो इस विधि में वास्तव में क्या होता है कि इस विधि में जब स्खलन होना होता है, स्खलन से ठीक पहले ही पुरुष अपने लिंग को स्त्री की योनि से बाहर निकाल लेता है, तो इस तरह से मैथुन भंग विधि हो जाएगी। अब देखिए यहां पर तो प्राकृतिक विधियां हो गई हैं, फिर बाधा विधियां। आपको बता दें कि जो प्राकृतिक विधियां हैं ये सभी विधियां पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, इनमें असफलता की संभावनाएं रहती हैं। अब बाधा विधियां हैं, तो बाधा विधियां क्या होती हैं आपको बता दें, जो अंडा होता है, मान लेते हैं ये अंडाणु है, जब अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से नहीं हो पाता है, यानी अंडाणु का निषेचन रोकने के लिए, अंडाणु का निषेचन रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अंडाणु का निषेचन ना हो इसके लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों व रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं, तो उसे ही बाधा विधियां कहा जाता है। और इस प्रकार से दो प्रकार का होता है, एक तो यांत्रिक विधियां, यांत्रिक विधियां हो जाएगा, और दूसरा कौन सी विधि होगी, रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां हो जाएगी। तो बाधा विधियां दो प्रकार की हो गई, यांत्रिक और रासायनिक, जिसमें से यांत्रिक विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। अब यांत्रिक विधियों के अंतर्गत क्या क्या होगा, अगर परिभाषा इसकी पूछी जाए तो जब अंडाणु का निषेचन रोकने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाए, जब अंडाणु का निषेचन ना हो इसको रोकने के लिए निषेचन को यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसे ही यांत्रिक विधियां कहा जाता है। अब इसमें कंडोम का प्रयोग करके, इसके माध्यम से यानी रबड़ या पॉलीयूरेथीन की बनी थैली जैसी रचना होती है, ये रबड़ या पॉलीयूरेथीन की बनी थैली जैसी रचना होती है, बेलनाकार रचना होती है और इसी में वीर्य रह जाता है। इस तरह से एक पहली विधि हो जाएगी। फिर दूसरा है योनिधानी विधि। योनिधानी विधि, इस विधि में क्या होता है कि यह जो स्त्री होती है, स्त्री में इस तरह से गर्भाशय में ये फिट कर दिया जाता है। योनिधानी, जो योनिधानी होती है उसके गर्भाशय में इस तरह से फिट कर देते हैं और इस तरह से ग्रीवा पर चढ़ाने से क्या होता है कि मैथुन से पहले इसको चढ़ा दिया जाता है, तो इसी में वीर्य रह जाता है। इस तो योनिधानी विधि हो जाएगी। और इसके बाद में डायाफ्राम विधि। डायाफ्राम विधि में क्या होता है, डायाफ्राम विधि में ये इस तरह से एक कटोरी जैसी रचना जैसी होती है, प्लास्टिक की बनी थैली जैसी संरचना होती है और टोपी जैसी कह लीजिए संरचना होती है, उसको गर्भाशय की गुहा इसी से बंद कर दी जाती है। और फिर अगला है कापर टी विधि। कापर टी विधि, तो कापर टी विधि पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, फिर भी जल्दी से बता देते हैं कि जैसे ये स्त्री का गर्भाशय होता है, यहाँ पर पूरा जनन तंत्र हम बना देते हैं इस तरह से, तो ये कापर टी यहाँ पर इस तरह से फिट कर दी जाती है। ये कापर टी इस तरह से फिट कर देते हैं तो इसमें से कापर निकलता रहता है और कापर निकलने के कारण क्या होता है कि जब इधर से शुक्राणु डाले जाते हैं तो ये शुक्राणु को निष्क्रिय करता है, उनको कमजोर बनाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। इस तरह से शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाते हैं, निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है और बाधा विधि के अंतर्गत यांत्रिक विधि पूरी हो जाती है, यानी यंत्र के माध्यम से, कापर टी के माध्यम से शुक्राणुओं का अंडाणुओं से निषेचन नहीं हो पाता है और परिवार नियोजन हो जाता है। तो बाधा विधियों के अंतर्गत यांत्रिक विधियां और रासायनिक विधियां थी, जिसमें कंडोम है, योनिधानी विधि है, डायफ्राम विधि है, कापर टी विधि मैंने बताया। और इसके बाद रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों में कौन कौन सी, जब निषेचन को रोकने के लिए रासायनिक चीजों का प्रयोग किया जाता है, निषेचन ना हो इसके लिए रसायन का प्रयोग किया जाए तो उसे रासायनिक विधियां कहा जाता है। जैसे इसमें जेली या क्रीम विधि होती है, जेली या क्रीम विधि। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो गर्भाशय होता है, जैसे ये गर्भाशय है, यहां पर बना देते हैं, जैसे ये गर्भाशय है तो गर्भाशय में
के द्वार पर यहाँ से लेकर के फैलकर उन्हें चिकना बनाता है। जब जेली या क्रीम होती है यहाँ से यहाँ तक फैल जाती है और उसे चिकना बना देती है। अब अंडाणु यहाँ आता है तो फिसल कर नीचे बाहर निकल जाता है, यहाँ रुक नहीं पाता है। इस तरह से निषेचन क्रिया नहीं होती है जेली या क्रीम विधि के माध्यम से। और फिर अगला है फोम पाउडर। फोम पाउडर या फिर फोम गोलियां आती हैं, फोम गोली विधि। तो इसको क्या किया जाता है कि पहले पानी में भिगो दिया जाता है या जल में भिगो दिया जाता है, और जल में जब भिगोते हैं तो इसमें झाग जैसे बन जाता है और उस झाग को योनि में डाल दिया जाता है। झाग को, जो झाग बनता है, योनि में डाल देते हैं और झाग शुक्राणु की गति का बाधक होता है, यानी उसको गति नहीं करने देता है, उसको रोकता है। इस तरह से इसके माध्यम से भी बाधा विधियों के माध्यम से परिवार नियोजन किया जाता है। और फिर इसे में गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, तो ये जो विधि होती है गर्भ निरोधक गोलियों वाली, इसमें कह लीजिए जो प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं, इनसे गोलियां बनाई जाती हैं। प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन से विभिन्न प्रकार की गोलियां बनाई जाती हैं। और इन गोलियों में जैसे आप मानकर चलिए कि जैसे मालाडी है, मालाडी तो रोज सुबह आप जब आर्तो चक्र चलता है, एमसी चलती है, तो उसके प्रथम दिन से 21 दिनों तक लेना होता है। मालाडी को आर्तो चक्र के प्रथम दिन से लेकर 21 दिनों तक लेना होता है। और इसी तरह से जो सहेली होती है, सहेली भी सप्ताह में 1 गोली लेनी होती है। ऐसे ही प्रीवेन है, प्रीवेन जो गोली आती है ये संभोग के 72 घंटे के अंदर ही लेनी होती है। जो प्रीवेन गोली है ये संभोग के 72 घंटे के अंदर, प्रीवेन संभोग के 72 घंटे के भीतर ही लेनी होती है। और इसीलिए इस गोली को क्या कहा जाता है कि आकस्मिक गर्भ निरोध गोली, आकस्मिक गर्भ निरोध गोली भी इसे कहा जाता है। ऐसे ही डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन, डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन के माध्यम से भी गर्भ निरोध रोका जाता है। तो ये 3 माह में 1 इंजेक्शन दिया जाता है। इस तरह से ये अस्थायी विधियां हो गई हैं। अस्थायी विधियां पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। इनमें आपको बता दें कि असफलता की संभावनाएं होती हैं। अब देखिए स्थायी विधियों पर आते हैं। तो स्थायी विधियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं। एक तो वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी होती है, और दूसरा ट्यूबेक्टोमी होती है, ट्यूबेक्टोमी। स्थायी विधियां 2 प्रकार की हैं, एक तो वैसेक्टोमी और दूसरा ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, देखिए जैसे ये पुरुष के जनन अंग है, ये इस तरह से मान लेते हैं कि पुरुष के जनन अंग हैं, ये वृषण हैं, वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। शल्य क्रिया या ऑपरेशन के माध्यम से शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है और शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देते हैं इधर 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 इधर। इस तरह से शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। तो जब शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, यहाँ शुक्राणु बनते हैं वृषण में, टेस्टिस में, फिर शुक्राणु वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इस तरह से निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है, और निषेचन क्रिया ना हो पाने पर संतान जन्म नहीं होता, परिवार नियोजन हो जाता है। तो इसे पुरुषों की नसबंदी कहा जाता है, पुरुषों की नसबंदी भी कहते हैं। तो इसमें वैसेक्टोमी में क्या होता है कि पुरुष की शुक्रवाहिनी को शल्य क्रिया के माध्यम से या ऑपरेशन के माध्यम से काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं, और निषेचन क्रिया ना हो पाने के कारण जनसंख्या वृद्धि जो हो रही थी उसको रोका जा सकता है, संतान जन्म नहीं हो पाती है। तो ये नसबंदी कहलाती है। वैसेक्टोमी को नसबंदी भी कहा जाता है। ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी जो है, इसमें जैसे गर्भाशय बनाया जाए इस तरह से, यहाँ पर ये अंडाशय हैं और अंडाशय से अंडा बनता है। जो अंडाशय होते हैं इन्हीं से अंडे का निर्माण होता है। तो ये जो अंडवाहिनियां होती हैं इनको काट देते हैं और काट कर बांध दिया जाता है। अंडवाहिनी को या फैलोपियन नलिका को या डिंब वाहिनी को इसमें काट कर बांध देते हैं, और काट कर बांधने पर क्या होता है कि जब अंडा निकलता है
तो अंडा निकल करके आगे पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है, यानी अंडाणु का शुक्राणु से संपर्क नहीं हो पाता, संलयन नहीं हो पाता है और संतान जन्म नहीं होती। इस तरह से परिवार नियोजित हो जाता है। तो इसे स्त्रियों की नसबंदी कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी कहा जाता है, या फिर इसे नलबंदी भी कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा, नलबंदी भी कहते हैं। नलबंदी तो चाहे वैसेक्टोमी है चाहे ट्यूबेक्टोमी, ये दोनों स्थायी विधियां जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में अधिकतर पूछी ही जाती हैं। स्थायी विधियों को बंध्याकरण विधि भी कहा जाता है। बंध्याकरण विधियां पूरे चैप्टर में यांत्रिक विधियां और स्थायी विधियों में वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसेक्टोमी मैंने बताया क्या है, ट्यूबेक्टोमी मैंने बताया क्या है, सब कुछ समझाया। चलिए अब इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे आपको लिखना भी बता देते हैं। तो नोट्स के लिए आप कैसे लिखेंगे परिवार नियोजन की परिभाषा, तो मानव जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन की विधियां हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे परिवार में लोगों की संख्या कम करने या कम रखने की कई विधियां हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो अस्थायी विधियां और दूसरा स्थायी विधियां, अभी आपको समझाया भी था। और इसके बाद लिखेंगे अस्थायी विधियां। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध और बाधा विधियों के द्वारा गर्भ निरोध। अब इसमें से पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध। लिखेंगे जब प्राकृतिक रूप से शुक्राणुओं को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे प्राकृतिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से शुक्राणुओं को स्पर्म को ओवा से या ओवम से मिलने ना दिया जाए तो उसे ही प्राकृतिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध कहा जाता है। प्राकृतिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध कई प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से विधियां इसमें, तो आवर्ती विधि जिसे रिदम विधि मैंने समझाया था आपको। हम सभी लोग जानते हैं कि अंडा केवल 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य रहता है, इसीलिए अंडोत्सर्ग के संभावी दिन से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद तक संभोग नहीं करना चाहिए। अर्थात स्त्री के आर्तव चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच संभोग ना करें, क्योंकि इसे असुरक्षित काल कहा जाता है। फिर अगला है स्तनपान अनार्तो विधि। तो प्रसव के बाद मां शिशु को स्तनपान कराती है। इस दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है, यानी जितने दिन स्तनपान कराती है उतने दिन अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। यह विधि 4 से 6 माह तक ही प्रभावी होती है। इस बीच संभोग करने पर संतान जन्म नहीं होता है और परिवार नियोजित रहता है। सभी प्रकार की जो प्राकृतिक विधियां पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, इसमें असफलता की संभावना भी होती है। और फिर परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां। तो यांत्रिक विधियों में मैंने बताया था कि मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवारों में संतान जन्म को कंट्रोल करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन में कई यांत्रिक विधियां हैं, इनका उपयोग किया गया है, जो कंडोम विधि है, कापर्टी विधि है, योनिधानी है, डायफ्राम है। चित्रों के माध्यम से समझा देते हैं, लिख लीजिए। तो चित्रों के माध्यम से मैंने इसको समझाया है, आप शॉर्ट ले सकते हैं। फिर पहला है कंडोम। तो यह प्लास्टिक की नलिका जैसा होता है, यह एक सिरे पर खुला रहता है और दूसरे सिरे पर बंद रहता है। इसके प्रयोग से वीर्य गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है, अतः शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंचते हैं और निषेचन नहीं होता है। तो ये इस तरीके का होता है। फिर कापर्टी, तो यह एक तांबा मोचक यंत्र है, इसे स्त्री के गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है, जिसके कारण गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन मुक्त होता है, जो शुक्राणु को खत्म कर या निष्क्रिय करता है। फिर तीसरी है योनिधानी। अब योनिधानी में क्या लिखेंगे, यह कंडोम जैसी होती है, इसका बंद छोर वाला सिरा गर्भाशय की ग्रीवा पर चढ़ा दिया जाता है। खुले छोर वाला सिरा योनि छिद्र के चारों ओर रहता है। और इसके बाद है डायफ्राम। तो यह टोपी जैसी संरचना होती है, इसे गर्भाशय की गुहा को बंद करने के लिए गर्भाशय की ग्रीवा पर चढ़ाते हैं। अब है रासायनिक विधियां। तो जब निषेचन रोकने के लिए रासायनिक चीजों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें रासायनिक विधियां कहा जाता है, जैसे जेली या क्रीम विधि। इसमें जेली या क्रीम गर्भाशय के द्वार पर फैलकर उन्हें चिकना बना देती है, अतः अंडाणु गर्भाशय में रुक नहीं पाता और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से संतान जन्म नियंत्रण हो जाता है। फिर अगला है गर्भ निरोधक गोलियां। तो गर्भ निरोधक गोलियां प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन से बनी होती हैं।
माला डी गोली को रोज सुबह आर्तो चक्र के प्रथम दिन से लेकर 21 दिनों तक लेना होता है। सहेली नामक दवाई या गोली हर सप्ताह में एक बार लेनी होती है। प्रेवेन गोली संभोग के 72 घंटे के अंदर लेना होता है। इसे आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली भी कहा जाता है। ऐसे ही डीपो प्रोवेरा नामक इंजेक्शन मैंने बताया था, वो 3 महीने में एक बार लगवाना होता है। फिर है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। तो परिवार नियोजन की 2 प्रमुख स्थायी विधियां हैं, एक तो वैसेक्टोमी और दूसरा ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या होगा, इस प्रक्रिया में मनुष्य या पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काट करके या शल्य क्रिया के माध्यम से काट करके बांध दिया जाता है। अतः शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन क्रिया नहीं होती है। पुरुषों में इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी या नसबंदी कहा जाता है। इसी प्रकार से ट्यूबेक्टोमी में स्त्रियों में अंडवाहिनी को शल्य क्रिया के माध्यम से काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। इस क्रिया को स्त्रियों में स्त्रियों की नसबंदी या फिर नलबंदी कहा जाता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।